हाँ चलिए ध्यान दें, आज इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा क्या है? धारा कितने प्रकार की होती? दो। एक होती प्रत्यावर्ती धारा, दूसरी होती डिस्ट धारा। एक होता है एसी, दूसरा होता डीसी। अल्टरनेटिंग करंट और दूसरा होता डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट विद्युत की वो धारा होती है जो समय के साथ दिशा और परिमाण को बदलती है। अल्टरनेट का मतलब बदलना, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट विद्युत की वो धारा जो समय के साथ दिशा और परिमाण को परिवर्तित करती है, और जो नहीं परिवर्तित करती, नियत रखती, वो क्या है? डीसी। क्लियर? तो विद्युत धारा कितने प्रकार की होती? दो। एक अल्टरनेटिंग, एक डायरेक्ट। दिष्टि धारा और प्रत्यावर्ती धारा, दोनों क्लियर। प्रत्यावर्ती धारा विद्युत की वो धारा है जो समय के साथ दिशा, मतलब धारा की दिशा, परिमाण अर्थात वोल्टेज के परिमाण को क्या करती है? परिवर्तित करती है। उसी का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। और डायरेक्ट करंट दिष्टि धारा विद्युत की वो धारा है जो समय के साथ धारा की दिशा और वोल्टेज के परिमाण को अपरिवर्तित रखती है, नहीं बदलती। उसी का नाम है डीसी। अब विद्युत धारा से और जानिए, प्योर विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा को काहे से डिनोट करते हैं? आई से। आई बराबर क्यू बटे टी। क्यू क्या है? आवेश। टी है समय। आवेश का क्या होगा? फ्लो, प्रवाहित होगा। किसके साथ? समय के। जैसे प्रवाहित होगा उतना समय लगेगा। तो आवेश के प्रवाह की समय दर को, दर का मतलब भाग, आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा, विद्युत धारा को काहे से डिनोट करते? आई से। आई बराबर क्यू बटे टी। क्यू क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक कूलाम। आवेश कितने प्रकार का होता? दो। एक धन आवेश है, ऋण आवेश। जो धन आवेश है उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होगी? कमी। और जो ऋण आवेश है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या में। धन आवेश कौन है? प्रोटॉन। प्रोटॉन कैसा कण है? धन आवेश। इलेक्ट्रॉन कैसा? ऋण आवेश। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के आवेश परिमाण में समान है किंतु दिशा में विपरीत है। क्यों? प्रोटॉन पर कितना आवेश है? प्लस 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पे आवेश -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। देखिए दोनों आवेश परिमाण में समान है किंतु दिशा में विपरीत है। एक पॉजिटिव, एक निगेटिव है। अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से मिल जाए तो बताओ विनाश कर देगा, क्या लाएगा? रिजल्ट 0। भाई ये दोनों जुड़ जाएंगे तो वही सेम वैल्यू है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो बताओ क्या रिजल्ट मिलेगा? शून्य। तो शून्य हो जाएगा तो आवेश कैसा हो जाएगा? संरक्षित हो जाएगा, जिसे आवेश का संरक्षण का नियम कहते हैं। आवेश संरक्षित कब होता है? जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के साथ युग्म बनाता है, साझेदारी करता है, तो वो क्या कर देता? विनाश कर देता है। वहाँ पर आवेश का क्या हो जाता है? संरक्षण हो जाता है। क्या हो जाता है? तो यहाँ पे आई बराबर हो सकता है, क्योंकि एक सूत्र क्यू बराबर क्या पढ़े? एन ई बटे टी। आई बराबर एन ई बटे टी। क्यू बराबर, क्योंकि एन ई होता है, यहाँ पे एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और स्मॉल ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। स्मॉल ई आवेश की सबसे छोटी इकाई है, जिसे क्या कहते हैं? मूल आवेश। क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा क्लियर। आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा, विद्युत धारा आई से डिनोट करते। आई बराबर क्यू बटे टी, या आई बराबर एन ई बटे टी। आई विद्युत धारा है, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई आवेश, टी समय। समझ गए? आवेश एक धन होता है, ऋण होता है। धन वाला प्रोटॉन, ऋण वाला इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जब मिलेंगे तो आवेश का क्या हो जाएगा? संरक्षण हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया विद्युत धारा। विद्युत धारा सबका लिखा। विद्युत धारा के बाद दूसरी चीज जानेंगे, विद्युत परिपथ भी बताए थे। विद्युत परिपथ विद्युत धारा के प्रवाह में सतत और बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। परिपथ कैसा होता? पूरा क्लोज होता है। बंद, वो मार्ग कैसा होता? बंद। पथ मतलब रास्ता। अब विद्युत धारा के प्रवाह में कैसा? वो कंटिन्यू चलता है, ठीक है। तो विद्युत धारा के प्रवाह में सतत और बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा के बाद एक चीज पढ़े थे, 1 एम्पियर। क्या पढ़े थे? आई बराबर सूत्र है क्यू बटे टी। तो आई धारा का मात्रक एम्पियर, 1 एम्पियर। क्यू आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, और टी क्या है? समय, 1 सेकेंड। तो यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम का आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो तो परिपथ में बहने वाली धारा 1 एम्पियर कहलाती है।
यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 कूलाम का आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो तो परिपथ में बहने वाली धारा 1 एम्पीयर कहलाती है। ये भी क्लियर है। इसके बाद आपने पढ़ा प्रतिरोध। क्या पढ़े? प्रतिरोध। ध्यान दें, रेजिस्टेंस। प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध मतलब अवरोध। विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न होने वाले अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है? या किसी विद्युत परिपथ में, क्योंकि R बराबर होता V/I। V क्या है? विभवांतर। और I क्या है? धारा। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत विभवांतर V और विद्युत धारा I के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को काहे से प्रदर्शित करते हैं? R से। प्रतिरोध का मात्रक होगा V, विभवांतर का मात्रक वोल्ट और धारा का मात्रक एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। और ये किसके बराबर होता? ओम के। किसके बराबर? ओम के। यही सब 1 ओम निकल के आएगा। तो बताइए, प्रतिरोध क्लियर? विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न होने वाले अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। या किसी विद्युत परिपथ में विद्युत विभवांतर V और विद्युत धारा I के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को काहे से डिनोट करते हैं? R से। R बराबर V क्या है? विभवांतर। विभवांतर का मात्रक वोल्ट, धारा का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर। किसके बराबर? ओम। यही से 1 ओम निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने से 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाए तो उस परिपथ का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। यदि किसी विद्युत परिपथ में कितने एम्पियर की धारा? 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने से कितने वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो? 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो तो उस परिपथ का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। इसके बाद जानिए ओम का नियम। क्या जानेंगे? ओम का नियम। 1 ओम की परिभाषा क्लियर? अभी फिर डिस्कशन किया जाएगा रिवीजन में। ओम का नियम। ओम का नियम भी पढ़े आपने, इसको पढ़ाया गया ना पिछले में। ओम का नियम क्या है? V प्रोपोर्शनल I, मतलब यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, ताप, दाब आदि अपरिवर्तित रहे, मतलब न बदले, तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V चालक में प्रवाहित होने वाली धारा I के सीधे क्या होता? समानुपाती होता है, जिसे ओम का नियम कहते हैं। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे धारा बढ़ेगी। वोल्टेज का सीधा संबंध किससे? I से। तो जब ये समानुपात हटेगा तो बराबर R आ जाएगा। R एक नीतांक है। R एक क्या है? नीतांक है, जिसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। जिसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ध्यान दीजिए, जिसे वैद्युत प्रतिरोध। तो यहाँ पे R बराबर V/I। किसी चालक का प्रतिरोध का मान बढ़ने से चालक में प्रवाहित होने वाली धारा घटेगी, क्योंकि R और I एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। ये उल्टा है, ये ऊपर ये नीचे। तो R और I का कैसा संबंध? व्युत्क्रमानुपाती। किसी चालक के प्रतिरोध के बढ़ने से चालक में प्रवाहित होने वाली धारा बढ़े वह कम हो जाएगी, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। प्रतिरोध और धारा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। और R का V के साथ कैसा संबंध? समानुपाती। R बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा। क्लियर? अब इसके बाद आप जानेंगे ओम का नियम। क्लियर? यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, ताप, दाब आदि अपरिवर्तित रहे, अर्थात न बदले, तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V चालक में प्रवाहित होने वाली धारा I के क्या होता है? सीधे समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये क्लियर हो गया। R का मान बढ़ने से I का मान घटेगा और V का मान। अगली चीज जानिए, विद्युत ऊर्जा। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक एनर्जी। फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर। फिर क्या पढ़ेंगे? जूल तापन नियम। बहुत चीज़ें। ठीक है, तो ध्यान दें, इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। अच्छा, पिछली जितनी चीज़ बताए सब क्लियर हो गई? बोलो भाई, ओम का नियम भूलेगा तो नहीं? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे चाल को लंबाई, ताप, दाब आदि अपरिवर्तित रहे, तो चालक के सिरों के बीच, ये फिगर में होता है, चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V और चालक में प्रवाहित होने वाली धारा I के सीधे समानुपाती होता, V प्रोपोर्शनल I। R का मान बढ़ने से I का मान घटे।
विद्युत ऊर्जा क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी किसी चालक को आवेशित करने में। भाई जब आवेश आपके पास होगा तभी तो कोई चीज़ ऊर्जा होगी, तभी तो कुछ करोगे। तो किसी चालक को आवेशित करने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसी ऊर्जा का नाम क्या है? विद्युत ऊर्जा। और उस ऊर्जा को व्यय होने में जो समय लग जाता है उसे कहते हैं विद्युत सामर्थ्य। क्या कहते हैं? एक बार ध्यान सुनिए, किसी चालक को आवेशित करने में, किसी चालक को आवेशित करने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसी ऊर्जा को क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा। और उस ऊर्जा को व्यय होने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत सामर्थ्य। अर्थात किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की समय दर को विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। विद्युत ऊर्जा को कहाँ से डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से। इसके सूत्र बहुत बनेंगे। देखिए अभी आपने पढ़ा V बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। और एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने या ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। अभी सब इनको फिर बताएंगे। एकांक आवेश को कहाँ से? अनंत से। कौन क्षेत्र में? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। और एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने या ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। ध्यान दें, V बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। तो बोलो W बराबर क्या होगा? V इंटू क्यू। W बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू। ये विद्युत ऊर्जा का सूत्र मिला, W बराबर V क्यू। एक सूत्र, बहुत सूत्र बनेंगे। बोलो I बराबर क्या पढ़े हो? I बराबर Q बटे T। करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। आवेश Q बराबर I इंटू T हो जाएगा। बोलो भाई। तो यहाँ पर दूसरा इक्वेशन बनेगा W बराबर V गुणे और Q के स्थान पर रखेंगे IT। तो दूसरा हमको फार्मूला मिला, किताबों में लिखा, सब डायरेक्ट लिखा है, समझते चलिए। W बराबर एक सूत्र मिल गया V Q और दूसरा मिल गया W बराबर V इंटू I इंटू T। फिर श्रेणी क्रम समांतर का ये भी सब निगमन कराएंगे। तो विद्युत ऊर्जा तो क्लियर हो गई। किसी चालक को आवेशित करने में, किसी चालक को आवेशित करने में जो ऊर्जा व्यय होती है, खर्च होती है, उसी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। विद्युत ऊर्जा को कहाँ से डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से। डब्ल्यू बराबर क्या होता है? वी क्यू। तो क्यू बराबर क्या निकल के आया? आई टी। तो डब्ल्यू बराबर वी आई टी। यहाँ पे ओम का नियम से आपने पढ़ा। ओम के नियम से कौन फार्मूला पढ़े? वी बराबर आई आर। तो एक फार्मूला आपका और बढ़ जाएगा। तीसरा इक्वेशन बनेगा डब्ल्यू बराबर वी के स्थान पे बोलो कितना रख दें? वी के स्थान पे आई आर। वी के स्थान पे रख देंगे आई आर मल्टीप्लाई प्रोसेस आई टी। तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा आई में आई का गुणा आई स्क्वायर और आर का टी में आर टी। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो गया? आई स्क्वायर आर टी। तीसरा फार्मूला होगा, एक अभी और बनेगा। देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा? वी बटे आर। वी बटे, तो बताइए यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा? चौथा इक्वेशन के लिए डब्ल्यू बराबर आई के स्थान पे रखेंगे वी बटे आर का वर्ग और आगे आर टी। तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बटे आर स्क्वायर इंटू आर टी। आर से एक आर कैंसिल। तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बटे आर इंटू टी। क्यों? ये चार सूत्र हम बताए। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे विद्युत ऊर्जा, उसको लिख लेंगे। किसी चालक को आवेशित करने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को कहाँ से डिनोट किया जाता है? डब्ल्यू से। डब्ल्यू के कितने सूत्र निकल के आए? चार। चारों बोलो समझ में आए क्या? वी बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बटे क्यू। वी क्या है? विभव, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव होता क्या है? एकांक आवेश को कहाँ से? अनंत से। कहाँ से? अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत विभव। और एकांक आवेश को एक बिंदु से, विभवांतर मतलब बिंदुओं का अंतर, एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
लाने या ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। W बराबर V हो गया, Q का मान IT। तो फार्मूला क्या बनेगा? W बराबर VIT। ओम का नियम कहता V बराबर IR। तो यहाँ पे W बराबर V के स्थान पे IR, आगे IT। तो W बराबर I स्क्वायर RT। यहाँ पे I को फिर ब्रेक किया गया तो I बराबर V बटे R। तो W बराबर I के स्थान पे V बटे R का वर्ग, आगे RT। तो V स्क्वायर बटे R स्क्वायर RT, एक R कैंसिल, W बराबर V स्क्वायर बटे R इंटू T। ये तो हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी को बताया। अब इलेक्ट्रिक पावर को जान लो यहीं पे। इलेक्ट्रिक पावर क्या है? इलेक्ट्रिक पावर विद्युत सामर्थ्य। विद्युत सामर्थ्य किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की समय दर को। भाई विद्युत ऊर्जा तो व्यय हुई, लेकिन व्यय होने में क्या लगा? समय लगा। तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की समय दर को विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। इसे कहाँ से डिनोट करते हैं? P से। P बराबर W अपान T, पावर इक्वल टू वर्क अपान टाइम। पावर इक्वल टू वर्क अपान टाइम। तो बोलो एक फार्मूला तो ये बना। दूसरा बताओ वर्क के स्थान पे W का पहला फार्मूला, तो एक बन गया P बराबर VQ बटे T। और तीसरा बनेगा P बराबर बोलो W के स्थान पे तीसरा फार्मूला I स्क्वायर RT। I स्क्वायर RT रख दिया गया बटे T। T से T कैंसिल, P बराबर क्या हो गया? I स्क्वायर R। और चौथा फार्मूला बनेगा P बराबर W के जगह अब ये वाला रख दीजिए, V स्क्वायर बटे R और आगे T, एक बटे वाला T से T कट गया तो P बराबर V स्क्वायर बटे। बोलो वैद्युत सामर्थ्य समझ में आ गई? किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की समय दर को क्या कहते हैं? विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। विद्युत सामर्थ्य को कहाँ से डिनोट किया जाता? P से। P बराबर W अपान T। तो W के तीर चारों फार्मूला इसमें अप्लाई करके सूत्र को बदल दिया गया। क्लियर? तो किसी चालक को आवेशित करने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे कौन ऊर्जा कहते हैं? विद्युत ऊर्जा। अब विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की समय दर को विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। दोनों फार्मूला क्लियर? अब इसके बाद दूसरी चीज पढ़ेंगे, जूल तापन नियम। जूल तापन नियम। फिर प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, इनको भी पढ़ना। ठीक है? तो बोलो विभवांतर समझ में आ गया? एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने या ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। और एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव बराबर किया गया कार्य बटे आवेश। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? V बराबर W अपान Q। पोटेंशियल इक्वल टू वर्क अपान चार्ज। V बराबर W बटे Q। वैद्युत विभव का जो मात्रक निकल के आएगा W बटे Q। तो W क्या है? कार का मात्रक जूल, और Q क्या है? आवेश का मात्रक कूलाम। तो V बराबर W बटे Q। तो मतलब ये निकल के आया कि जो बोल्ट होगा जूल प्रति कूलाम के बराबर होगा। ठीक है? यदि किसी वैद्युत परिपथ में एक कूलाम का आवेश प्रवाहित करने से उस परिपथ में एक जूल ऊर्जा व्यय हो जाए। कितनी ऊर्जा व्यय हो जाए? 1 जूल। यदि किसी वैद्युत परिपथ में एक कूलाम का आवेश प्रवाहित करने से उस परिपथ में व्यय होने वाली ऊर्जा 1 जूल हो तो उस विद्युत परिपथ का विभवांतर 1 वोल्ट कहला। या किसी दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम का आवेश प्रवाहित करने से 1 जूल की विद्युत ऊर्जा व्यय हो तो उस परिपथ में या उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1। तो कितनी चीज़ पढ़े? बहुत चीज़।
ठीक है, काफ़ी चीज़ें पढ़े। अब एक चीज़ और पढ़ लो, जूल तापन नियम, प्रतिरोधों का श्रेणी समांतर। इतनी सब बात समझ में आ गई? बोलो भाई, क्लियर है? धारा बिल्कुल क्लियर। आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा की काय से डिनोट करते हैं? आई से। आई बराबर क्यू अपान टी, आई बराबर एन ई बटे टी, क्योंकि क्यू का फार्मूला एन ही रख दिया। एन क्या है और ई क्या है? मूल आवेश या इलेक्ट्रॉन का आवेश। आवेश कितने प्रकार का पढ़े इसमें? दो, पॉजिटिव और पॉजिटिव आवेश कौन है? प्रोटॉन। निगेटिव प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वे एक दूसरे का विनाश करते हैं। विनाश करने में आवेश का क्या होता है? संरक्षण होता है। आवेश शून्य होने में आवेश का संरक्षण हुआ तो उसी का नाम है आवेश का संरक्षण। मूल आवेश किसे कहते हैं? आवेश की छोटी से छोटी इकाई अर्थात ई को ही मूल आवेश कहते हैं। आवेश की न्यूनतम मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जानेंगे जूल तापन नियम। कौन नियम? जूल तापन नियम। जूल तापन नियम क्या है? इलेक्ट्रिक ऑपरेटर्स के बारे में आपने देखा, जैसे बल्ब है, हीट होगा, हीटर है, करंट पाने के बाद वो क्या हीट होगा। प्रेस है, करंट पाने के बाद हीट होगा। तो हर चीज़ जो इलेक्ट्रिक उपकरण है जब वो हीट होगा तो हीट होने में उसकी क्या होगी? थर्मल एनर्जी, मतलब उसमें ऊर्जा होगी। उसमें ऊर्जा क्या होगी? एच, हीट। हीट कैसे डिनोट करेंगे? एच से। एच का सीधा प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर से होगा, पहला इक्वेशन। जूल ने, वैज्ञानिक जूल ने ताप के संबंध में एक नियम बनाया, उन्हीं के नाम से मिल गया जूल तापन नियम। जूल तापन नियम के अंतर्गत इलेक्ट्रिक ऑपरेटर्स के अंतर्गत इलेक्ट्रिक ऑपरेटर्स की जो हीट होगी वो करंट के वर्ग के समानुपाती होगी, पहला इक्वेशन दिया, पहला नियम। दूसरा दिया हीट प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस, सेकेंड। और थर्ड दिया हीट रेजिस्टेंस टाइम। किसी इलेक्ट्रिक ऑपरेटर्स को गर्म होने में क्या लगता है? समय। तो जब समय लगेगा तो समय का सीधा संबंध किससे है? ऊष्मा से। प्रतिरोध का सीधा संबंध किससे है? ऊष्मा से। करंट स्क्वायर का सीधा संबंध किससे है? हीट से। तो टोटल रिजल्ट निकल के आएगा H बराबर आई स्क्वायर आर टी। एच बराबर आई स्क्वायर आर टी जूल। जब इसको कैलोरी में देते हैं तो एक कैलोरी में आपने पढ़ा होगा 4.2 जूल। एक कैलोरी में कितने जूल? 4.2 जूल। अब यहाँ से जूल को ब्रेक कर लेंगे तो जूल में हो जाएगी, बटे में आ जाएगी 1/4.2 कैलोरी। तो कुल मिला के जूल तापन नियम का टोटल इक्वेशन आ जाएगा H बराबर आई स्क्वायर आर टी बटे जूल को कैलोरी बनाने के एक कैलोरी में कितने जूल? 4। और जूल को कैलोरी बनाने के लिए 4.2 का क्या हो जाता? भाग। तो ये जूल हट के क्या बन जाएगा? कैलोरी। बताओ, वैज्ञानिक जूल ने टेम्परेचर के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया। क्या किया? कि किसी इलेक्ट्रिक ऑपरेटर्स, क्या चीज़? किसी इलेक्ट्रिक ऑपरेटर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है, जैसे विद्युत हीटर, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक प्रेस समझ रहे हैं ना? इनकी जो हीट होगी, ऊष्मा जो होगी वो करंट के वर्ग के समानुपाती, करंट के वर्ग के समानुपाती, रेजिस्टेंस के समानुपाती, समय के, भाई जितना समय बढ़ी उतना टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? बोलो भाई, अगर ज़्यादा समय तक किसी चीज़ को हीट करेंगे, जैसे लोहे की छड़ आग में रखेंगे, थोड़े समय के लिए रखेंगे तो हल्का सा गर्म, एकदम रखे रहेंगे काफ़ी समय तक बिल्कुल लाल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ना? तो हीट का सीधा संबंध किससे है? टाइम से। हीट का सीधा संबंध रेजिस्टेंस से। हीट का सीधा संबंध करंट के वर्ग से। तो जूल तापन का जो नियम निकल के आया H बराबर आई स्क्वायर आर टी बटे 4.2 कैलोरी में और H बराबर आई स्क्वायर आर टी जूल में। बताओ, पूरी बात समझ में आ गई? निगमन आज ना कराया जाए, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। जूल तापन नियम आपने पढ़ा, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। क्यों? H बराबर आई स्क्वायर आर टी। हीट का सीधा संबंध करंट के वर्ग से, हीट का सीधा संबंध रेजिस्टेंस से, हीट का सीधा संबंध टाइम से। और इलेक्ट्रिक एनर्जी आपने पढ़ा। क्या पढ़े? इलेक्ट्रिक एनर्जी किसी चालक को आवेशित करने में। बोलो, किसी चालक को
आवेशित करने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे